क्लास 11 केमिस्ट्री चैप्टर 3 का वीडियो नंबर पहला। हेलो दोस्तों, आज हमें पढ़ना है कक्षा 11 का रसायन विज्ञान का अध्याय नंबर 3 का वीडियो नंबर पहला। ठीक है, तीसरे अध्याय के जो पाठ का यानी अध्याय का नाम है वह है रासायनिक सूत्र एवं रस समीकरणमिति। तो पहले हम जान लेते हैं, हमारी पहली हेडिंग है रासायनिक सूत्र। यह होता क्या है? तत्वों के प्रतीकों का वह समूह, तत्वों के प्रतीकों का वह समूह जो किसी यौगिक के एक अणु को प्रदर्शित करता है, जो किसी यौगिक के एक अणु को प्रदर्शित करता है, रासायनिक सूत्र कहलाता है। तत्वों के प्रतीकों का वह समूह जो किसी यौगिक के एक अणु को, जैसे हमने अमोनिया का ले लिया Na3, सोडियम का ले लिया Na, तो किसी एक तत्व, कोई एक तत्व होना चाहिए। ठीक है, यही होता है रासायनिक सूत्र। तो जान लेते हैं, इसके लिख लेते हैं। तत्वों के प्रतीकों का वह समूह, देखिए क्या लिखेंगे, तत्वों के प्रतीकों का वह समूह, तत्वों के प्रतीकों का वह समूह जो किसी यौगिक के एक अणु को, क्या लिखेंगे, जो किसी यौगिक के एक अणु के, जो किसी यौगिक के एक अणु के, यहाँ पे को डाल दीजिए, जो किसी यौगिक के एक अणु को प्रदर्शित करता है। एक अणु को क्या करता है? प्रदर्शित करता है, रासायनिक सूत्र कहलाता है। क्या कहलाता है? रासायनिक सूत्र कहलाता है। ठीक है, अब कोई एक तत्व है जो उसके एक अणु को प्रदर्शित करे। हम जैसे में मान लेते हैं अमोनिया ही ले लीजिए। अमोनिया का रासायनिक सूत्र क्या हो जाएगा? NH3 क्या होता है? अमोनिया होता है। किसी का भी ले सकते हैं। ठीक है, उसमें एक अणु को लेकिन प्रदर्शित करना चाहिए वो। अब रासायनिक सूत्र 3 प्रकार के होते हैं। देखिए लिख देंगे हम रासायनिक सूत्रों के प्रकार। हेडिंग हमारी हो जाएगी रासायनिक सूत्रों के प्रकार। ठीक है, तो रासायनिक सूत्र मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, रासायनिक सूत्र मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। आपका पहला हो गया मूलानुपाती सूत्र। क्या होता है? मूलानुपाती सूत्र, या हम इसे सरलतम सूत्र भी कहते हैं। हम इसे सरलतम सूत्र भी कहते हैं। अब दूसरा आपका हो गया आणविक सूत्र या अणु सूत्र। दूसरा आपका हो गया आणविक सूत्र या इसे हम अणु सूत्र कहते हैं। और तीसरा आपका हो गया संरचना सूत्र। ठीक है, संरचना सूत्र। तो रासायनिक सूत्र क्या होता है? जिसमें खाली एक अणु को प्रदर्शित करे। और रासायनिक सूत्र कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार। कौन कौन से? मूलानुपाती सूत्र या सरलतम सूत्र। दूसरा आपका आणविक सूत्र या अणु सूत्र। तीसरा आपका है संरचना सूत्र। अब हम इसके बारे में बारी बारी से पढ़ेंगे कि होते क्या हैं, और यह इसमें से जो है मूलानुपाती सूत्र और आणविक सूत्र काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों इसको बहुत ध्यान से देखिएगा। तो हमारी पहली हेडिंग हो जाएगी मूलानुपाती सूत्र या सरलतम सूत्र।
हमारा पहला क्या है, मूलानुपाती सूत्र या सरलतम सूत्र। तो यह मूलानुपाती सूत्र होता क्या है कि किसी यौगिक का सरलतम सूत्र या मूलानुपाती सूत्र यह बताता है कि उस यौगिक के एक अणु में उपस्थित विभिन्न तत्वों के परमाणु किस सरल अनुपात में हैं। हम एक यौगिक लिखेंगे, उसके अणु सूत्र लिखेंगे और हम देखेंगे कि यह किस सरल अनुपात में है या किस मूलानुपाती अनुपात में या सूत्र में है। उसी को बोला जाता है मूलानुपाती सूत्र। तो हम पहले इसको लिख लेते हैं, इसका डिफिनेशन लिख लेते हैं कि किसी यौगिक का सरलतम सूत्र, किसी यौगिक का सरलतम सूत्र या हम इसे मूलानुपाती सूत्र भी कह सकते हैं, सरलतम सूत्र या मूलानुपाती सूत्र यह बताता है कि उस यौगिक के एक अणु में है कि यहाँ से लिख देते हैं, उस यौगिक के एक अणु में, ठीक है, उस यौगिक के एक अणु में उपस्थित विभिन्न तत्वों के परमाणु, एक अणु में उपस्थित विभिन्न, क्या लिखेंगे, विभिन्न तत्वों के परमाणु किस सरल अनुपात में हैं, किस सरल अनुपात में हैं। ठीक है, देखिए हम जितना डिफिनेशन यानी परिभाषा से समझ नहीं आता उससे ज़्यादा हमें एग्जाम्पल से समझ में आता है। क्या कर रहा है कि किसी यौगिक का अगर हमें सरलतम सूत्र या मूलानुपाती सूत्र निकालना है तो उस यौगिक का एक अणु में उपस्थित, एक अणु जो है उसमें उपस्थित विभिन्न तत्वों के परमाणु किस सरल अनुपात में है। तो अणु आपको पता किसे कहते हैं और परमाणु किसे कहते हैं। परमाणुओं को जोड़कर क्या बनाया जाता है, अणु बनाया जाता है। आपका हो गया यौगिक और यह हो गया आपका अणु सूत्र और इधर आपका निकला जाएगा सरलतम सूत्र। इसे हम मूलानुपाती सूत्र भी बोल सकते हैं। यौगिक आपका हो गया एथेन, क्या हो गया आपका, मान लेते हैं यौगिक आपका एथेन हो गया। तो एथेन का अणु सूत्र क्या होता है, C2H6। अब इसका अगर हमें सरल अनुपात निकालना है तो क्या हो जाएगा, 2 एक कम 2, 2 3 6, 1:3 हो जाएगा। हम 1:3 बन जाएगा। तो 1 किसके लिए आया है, C के लिए आया, 3 किसके लिए आया है, H के लिए आया है। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, C, क्योंकि अकेले 1 के लिए आया, C यहाँ पे अकेले है, H कितना है 3, CH3। तो यह जो निकला है यही हमारा क्या है, सरलतम सूत्र है या मूलानुपाती सूत्र है। चलिए एक और देख लेते हैं। दूसरा आपका मान लीजिए हो गया ग्लूकोज। ग्लूकोज का सूत्र तो पता ही होगा आप लोगों को, C6H12O6। अच्छा इसको देखिए काटते हैं, सरल क्या ना, आपको काट पीट के एकदम सरल करना है ना, उसी को बोलते हैं सरलतम अनुपात या सरलतम सूत्र। इसको काटेंगे तो 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 कम 6। किसी भी संख्या से काट सकते हैं आप, 2 से भी काट सकते हैं, जितना आएगा उतना अनुपात इसका लगाना है। तो कितना आ गया इसका अनुपात, 1 संबंधी 2 संबंधी 1। 1 किसके लिए, C के लिए, तो C 1 है। H कितना, 2 के लिए, तो H 2 आपका 2 हो गया। O किसके लिए, 1 के लिए, तो ये हो गया CH2O। ये आपका क्या निकल गया, सरलतम अनुपात निकल गया। तो उम्मीद है समझ में आया होगा आप लोगों को। अब हमारा दूसरा टॉपिक है, पहला तो मूलानुपाती सूत्र था, दूसरा आणविक सूत्र या अणु सूत्र। देखिए दूसरा टॉपिक हमारा क्या है, आणविक सूत्र या अणु सूत्र।
अब आणविक सूत्र या अणु सूत्र होता क्या है? कह रहा है कि किसी यौगिक का अणु सूत्र वह रासायनिक सूत्र होता है जो उस यौगिक के एक अणु में उपस्थित विभिन्न तत्वों के परमाणुओं की, क्या कह रहा है कि एक अणु में उपस्थित विभिन्न तत्वों के परमाणुओं की वास्तविक संख्या को बताता है। विभिन्न तत्वों के परमाणुओं की वास्तविक संख्या को बताता है। तो इसका डेफिनेशन पहले हम लिख लेते हैं। डेफिनेशन क्या है कि किसी यौगिक का अणु सूत्र, किसी यौगिक का अणु सूत्र वह रासायनिक सूत्र होता है किसी यौगिक का अणु सूत्र वह रासायनिक सूत्र होता है जो उस यौगिक के एक अणु में उपस्थित ठीक है, उस यौगिक के एक अणु में उपस्थित विभिन्न तत्वों के परमाणुओं की वास्तविक संख्या को बताता है। जो वास्तविक संख्या वही बताएगा। अगर आप लोग डिफिनीशन भी ध्यान से पढ़ें तब भी आपको समझ में आ जाएगा यार कि हमें करना क्या है, होता क्या है आणविक सूत्र। नाम से ही पता चल रहा है कि अणु सूत्र, किसी का भी रासायनिक सूत्र बना दीजिए, अणु सूत्र वही होता है। जैसे एग्जाम्पल से देख लीजिए, जैसे हो गया बेंजीन। बेंजीन का सूत्र क्या होता है, अणु सूत्र क्या होता है? बेंजीन का अणु सूत्र होता है C6H6। ये हो गया अणु सूत्र, यही तो होता है। ये आपका क्या हो गया, अणु सूत्र। ग्लूकोज, अभी जस्ट ही पढ़ाएं आपको, ग्लूकोज का क्या हो जाएगा, C6H12O6। जो नाम है उसका संक्षिप्त रूप लिख दीजिए, वही हो जाएगा आपका अणु सूत्र। अब तीसरा हमारा टॉपिक है संरचना सूत्र। हमारा तीसरा टॉपिक है संरचना सूत्र। संरचना सूत्र क्या होता है कि किसी यौगिक का संरचना सूत्र वह रासायनिक सूत्र होता है जो यह बताता है कि उस यौगिक के एक अणु में उपस्थित सभी परमाणु आपस में किस प्रकार जुड़े हैं। आप लोग 9th में भी पढ़े होंगे, 10th में भी एकल बंध, द्विबंध, त्रिबंध, तो आपस में किस बंध से जुड़े हैं वही चीज़ होता है संरचना सूत्र। देखिए, किसी यौगिक का संरचना सूत्र, किसी यौगिक का संरचना सूत्र, किसी यौगिक का संरचना सूत्र वह रासायनिक सूत्र होता है किसी यौगिक का संरचना सूत्र वह रासायनिक सूत्र होता है जो यह बताता है कि उस यौगिक के एक अणु में उस यौगिक के एक अणु में उपस्थित सभी
परमाणु आपस में किस प्रकार जुड़े हैं? सभी परमाणु आपस में किस प्रकार जुड़े हैं? आपस में किस प्रकार जुड़े हैं, इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल से आप लोगों को और अच्छा समझ में आएगा। जैसे आपका हो गया मेथेन, मान लीजिए पहला मेथेन है। मेथेन का क्या होता है सूत्र? CH4। सी इसमें कितना है? अकेले। H कितना है? 4 है। तो अगर हम सिंगल बॉन्ड से इसको अगर हम जोड़ देते हैं तो 4H हो गया, सभी सिंगल बॉन्ड से जुड़े हैं। इसको क्या बोलते हैं? संरचना सूत्र हो गया, हमने इसकी संरचना कर दी। जैसे मान लीजिए आपका हो गया एथेन। एथेन का होता है C2H6। तो C कितना आपका है? 2C हो गया। H आपका कितना? 6। तो 3 बॉन्ड से इस पे जोड़ दीजिए, 3 बॉन्ड से इस पे, सिंगल बॉन्ड है। देखिए 6H हो गया, 2C हो गया। और C की देखिए संरचना सूत्र का एक सबसे बड़ा नियम है कि C जो कार्बन है उसको 4 की ज़रूरत है, तो 4 आपको चाहिए। 4 इसको क्या होगा? चाहिए। जैसे एक इससे ले लिया, एक इससे, एक इससे, एक इससे, 4 तो खुद है, 4 और ले लिया तो 8 इसकी कक्षा क्या होगी? पूरी हो गई। जब C को 4 चाहिए, अब चाहे जैसे ला के दीजिए उसकी कक्षा पूरी होने के लिए। अब हमारा मोस्ट हेडिंग है रस समीकरण मिति। अध्याय भी इसी नाम से है कि संरचना सूत्र एवं रस समीकरण मिति। तो हमारा अगला टॉपिक है रस समीकरण मिति। रस समीकरण मिति। रस समीकरण मिति क्या होता है कि किसी संतुलित रासायनिक अभिक्रिया के समीकरण में अभिकारक उत्पादों की मात्राओं के बीच जो संबंध होता है, अभिकारक और उत्पाद के मात्राओं के बीच जो संबंध होता है उसे अभिक्रिया की रस समीकरण मिति कहते हैं। किसी संतुलित रासायनिक अभिक्रिया की, लिख लेते हैं, किसी संतुलित रासायनिक अभिक्रिया की, किसी संतुलित रासायनिक अभिक्रिया की समीकरण में देखिए किसी संतुलित रासायनिक अभिक्रिया की समीकरण में अभिकारकों व उत्पादों की मात्राओं के बीच क्या लिखेंगे? अभिकारकों व उत्पादों के मात्राओं के बीच जो संबंध होता है, जो संबंध होता है उसे रस समीकरण मिति क्या कहते हैं? उसे रस समीकरण मिति कहते हैं। एक हेडिंग डालते हैं, काफ़ी अच्छी बात बताऊंगा आप लोगों को, नोट में ध्यान से समझिएगा आप लोग। किसी संतुलित रासायनिक समीकरण में किसी संतुलित रासायनिक समीकरण में अभिकारकों उत्पादों के सूत्रों, अभिकारकों व उत्पादों के सूत्रों या प्रतीकों से पहले या प्रतीकों से पहले जो संख्याएं लिखी होती हैं, जो संख्याएं
लिखी होती हैं। ठीक है। किसी संतुलित रासायनिक समीकरण में अभिकारकों और उत्पादों के सूत्रों या प्रतीकों से पहले, ध्यान से समझिए, अभिकारकों और उत्पादों के सूत्रों या प्रतीकों से पहले जो संख्याएं लिखी होती हैं उन्हें रस समीकरण मिति गुणांक कहते हैं। उन्हें रस समीकरण मिति गुणांक कहते हैं। रस समीकरण मिति गुणांक कहते हैं। ध्यान से समझिए, एग्जाम्पल के माध्यम से बहुत अच्छा समझ में आएगा आप लोगों को। जैसे आपका हो गया N2 प्लस 3H2 गिव्स आउट 2NH3। अब क्या कहा है नोट में देख लीजिए, अभिकारकों उत्पादों की सूत्रों या प्रतीक, ये हमारे क्या हो गए, यह सूत्र या प्रतीक हो गए, से पहले जो संख्याएं लिखी होती, जैसे इसमें पहले 3 लिखा गया है, इसमें 2 लिखा गया, यहाँ कुछ नहीं तो यहाँ हम 1 मान सकते हैं, इसमें 1 मान सकते हैं। जो लिखी होते हैं उन्हें रस समीकरण मिति गुणांक कहते हैं। इनके पहले सूत्रों या प्रतीकों से पहले जो संख्याएं लिखी होती हैं उन्हें क्या कहते हैं, रस समीकरण मिति गुणांक। देखिए यह हमारे एक सूत्र हैं N2 H2 NH3, इनके पहले जो संख्या, इसको नहीं मानेंगे, नीचे वाले को नहीं, इसके पहले बोलाने जो संख्याएं लिखी होती हैं, तो इसके पहले इसमें 2 लिखा, इसमें 3 लिखा, यहाँ कुछ नहीं तो 1 मान लेते हैं। इन्हीं को बोला जाता है रस समीकरण मिति गुणांक। रस समीकरण मिति गुणांक बोला जाता है। उम्मीद है कि रस समीकरण मिति आप लोगों को समझ में आया होगा। अब हम इस पे कुछ सवाल को हल कर लेते हैं। चलिए एक विशेष चीज़ और बताता हूँ आप लोगों को, आप लोग पढ़ भी चुके हैं इसको, हम नोट में इसको देख लेते हैं। नोट 2 में 1 मोल, ध्यान से समझिएगा, 1 मोल परमाणु का द्रव्यमान, 1 मोल परमाणु का द्रव्यमान बराबर क्या होगा, मोलर द्रव्यमान। क्या होगा, मोलर द्रव्यमान। और मोलर द्रव्यमान बराबर क्या होता है, परमाणु भार। परमाणु, ये सब एक दूसरे के बराबर हैं। अगर 1 मोल परमाणु का द्रव्यमान पूछा है तो वो मोलर द्रव्यमान के बराबर होगा और परमाणु भार के बराबर है। एक चीज़ और देख लेते हैं, यदि अगर आपको पूछ लिया 1 मोल अणु का द्रव्यमान, 1 मोल अणु का द्रव्यमान, इसके बराबर क्या होता है, मोलर द्रव्यमान। अणु पूछा है तो यहाँ पे हो जाएगा अणु भार। द्रव्यमान और भार यही होता है केमिस्ट्री में। तो 1 मोल अणु का द्रव्यमान बराबर मोलर द्रव्यमान बराबर अणु भार हो गया। यदि अगर आपको पूछ ले 1 मोल गैस का आयतन, 1 मोल गैस का आयतन बराबर, ये भी आपका होगा मोलर आयतन। क्या हो जाएगा, मोलर आयतन हो जाएगा। अच्छा, मोलर आयतन, मोलर जो आयतन है वो कितना हो जाएगा, 1 मोल का आयतन कितना होता है, पढ़ चुके हैं आप लोग, 22.4 लीटर होता है। तो यह चीज़ें सवालों में काम देगा, इसको आप लोग याद कर लीजिए। अब हम चलते हैं, कुछ सवाल हल करेंगे ताकि आप लोगों को जो भी डाउट्स हैं वह सब क्लियर हो जाएं। STP पर 2 लीटर सल्फर डाइऑक्साइड प्राप्त करने के लिए कितने ग्राम सल्फर को जलाया जाए, यह हमारा सवाल है। तो सल्फर क्या है, एक गैस है यानी आयतन है। तो STP समान दाब और ताप पर SO2, तो SO2 हमें कैसे प्राप्त होता है, S + O2 एरो SO2 प्राप्त होता है। अब सल्फर का परमाणु भार कितना होता, सॉरी अणु भार कितना होता है, अणु भार नहीं सॉरी परमाणु ही भार हो, ठीक है। परमाणु भार होता है आपका 32 ग्राम। और
एक मोल का आयतन, मोलर आयतन बराबर कितना होता है? 22.4 लीटर होता है। 22.4 लीटर होता है। तो हमें इससे क्या प्राप्त हुआ कि 22.4 लीटर 22.4 लीटर सल्फर डाइऑक्साइड प्राप्त होती है। कितना ग्राम सल्फर होना चाहिए? 32 ग्राम सल्फर होना चाहिए। यानी 22.4 लीटर SO2 प्राप्त होता है। कितना प्राप्त होता है? सल्फर डाइऑक्साइड प्राप्त होती है। कितना उसमें सल्फर शामिल है? 32 ग्राम सल्फर आपका उसमें मिला है। 32 ग्राम सल्फर उसमें मिला है। तो 1 लीटर की बात करते हैं। यहाँ 22.4 लीटर है। 1 लीटर SO2 प्राप्त होती है। आप लोग पूरा लिखिएगा प्रॉपर तरीके से। अब 1 लीटर SO2 कितने में प्राप्त होगा? तो 32/22.4 लीटर। सॉरी, इधर आएगा तो ग्राम हो जाएगा ना, ग्राम में बात हो रही है। तो ये तो हो गया हमारा 1 लीटर में इतना प्राप्त हो रहा है। लेकिन हमारा सवाल क्या है? 2 लीटर चाहिए। 2 लीटर SO2 यानी सल्फर डाइऑक्साइड प्राप्त करने के लिए कितना सल्फर लगेगा? तो लिख देंगे 2 लीटर SO2 प्राप्त करने के लिए कितना सल्फर लगेगा भाई? बात कर लेते हैं यहाँ पे। तो क्या हो जाएगा? 32/22.4 गुणे 2 लीटर। तो आ जाएगा 2.86 ग्राम सल्फर। यानी आपको 2 लीटर सल्फर डाइऑक्साइड प्राप्त करने के लिए 2.86 ग्राम सल्फर को जलाना पड़ेगा। आगे आंसर उम्मीद है समझ में आया होगा। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं। सवाल हमारे क्या है? 100 ग्राम Fe2O3 के अपचयन से 100 ग्राम Fe2O3 के अपचयन से कितने ग्राम लोहा प्राप्त होगा? अच्छा, एक चीज़, जहाँ अपचयन होता है, जैसे Fe का परमाणु भार कितना हो गया आपका? 56 हो गया। ऑक्सीजन का कितना हो गया? 16 हो गया। जहाँ अपचयन होता है वहाँ H अपने आप ही शामिल हो जाता है। H का परमाणु भार 1। यह चीज़ ध्यान रखिएगा। तो इससे आपका पहली बात तो फार्मूला क्या बना? Fe2O3 प्लस 3H2 एरो 2Fe और 3H2O। ये हमारा क्या बन गया? फार्मूला बन गया। अच्छा, अब देखिए बात क्या हो रही है। हमें इसमें लोहा कितना अपचयन हो रहा है यह बताना है। सॉरी, कितना लोहा प्राप्त होगा। तो लोहा की बात करते हैं तो लोहा 2 बार दिया है, यानी 56 हमारा है परमाणु भार, लेकिन उसे 2 बार दिया है। प्लस ऑक्सीजन 3 बार दिया है, लेकिन उसका 16 होता है। तो कितना आ जाएगा? अगर हम इसका गुणा करेंगे, फिर इसका गुणा करके जोड़ देते हैं आपस में है, तो आएगा 160। अब बात को समझिए। यहाँ पे देखिए ध्यान से, रहा कि 160 ग्राम आ गया। यानी 160 ग्राम Fe2O3 से प्राप्त होगा 112 ग्राम लोहा। अगर हम सिर्फ लोहे की बात करते हैं, यहाँ पे देखिए 56 में 2 का गुणा करते हैं तो 2 छक्का 12 को 2 पच्चे 10 11 112। हमें लोहे की ही बात करनी है। यहाँ पे भी करेंगे तब भी वही निकलेगा हमारा, यानी 112 की बात करनी है। अब क्या होगा कि 160 ग्राम, जब हमने 160 ग्राम Fe2O3 से प्राप्त होगा लोहा कितना?
ठीक है। प्राप्त Fe यानी लोहा 112 ग्राम प्राप्त होगा, यानी 160 ग्राम रहेगा तो 112 ग्राम लोहा प्राप्त होगा। तो 1 ग्राम की बात करें, अगर 1 ग्राम में कितना लोहा प्राप्त हो रहा है हमें, अब 1 ग्राम FeO3 से प्राप्त Fe कितना प्राप्त होगा, तो 112/160 हो जाएगा, 112/160 ग्राम हो जाएगा। तो ये तो हो गया 1 ग्राम लोहा प्राप्त होता है, लेकिन यहाँ पे पूछा कितना है, 100 ग्राम लोहा कितना पूछा है, 100 ग्राम। लोहा कितना पूछ दिया कि अगर 100 ग्राम FeO3 है तो कितना लोहा प्राप्त होगा। तो 112 अगर 1 ग्राम का निकल गया है तो हम किसी का भी निकाल सकते हैं, 100 का गुणा कर दीजिए। 100 का जब हम गुणा करेंगे, इसको काटेंगे पीटेंगे तो आएगा आपका 70 ग्राम लोहा हमें प्राप्त होगा, यानी 100 ग्राम FeO3 में 70 ग्राम लोहा हमें प्राप्त होगा। तो यही हो गया आपका आंसर, ठीक है। अब चलते हैं हमारी अगली हेडिंग और लास्ट हेडिंग है सीमांत अभिकर्मक। सीमांत अभिकर्मक सीमांत अभिकर्मक क्या होता है कि अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारकों में से वह अभिकारक जो पूर्ण रूप से प्रयुक्त हो जाता है या खत्म हो जाता है, सीमांत अभिकर्मक कहलाता है, ठीक है। किसी रासायनिक अभिक्रिया में, इसको लिख लेते हैं, किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक को बना दीजिए, अभिकारकों में से वह अभिकारक जो पूर्ण रूप से क्या हो जाता है, प्रयुक्त हो जाता है, खत्म हो जाता है, पूर्ण रूप से प्रयुक्त हो जाता है, पूर्ण रूप से प्रयुक्त हो जाता है, या यूं कहिए खत्म हो जाता है, सीमांत अभिकर्मक कहलाता है। सीमांत अभिकर्मक कहलाता है, ठीक है। जो पूर्ण रूप से प्रयुक्त हो जाता है सीमांत अभिकर्मक कहलाता है। तो एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे आपका हो गया 2s2 + O2 एरो 2s2। अगर हाइड्रोजन के 2 मोल लेते हैं, ऑक्सीजन के 1 मोल, और यहाँ पे भी 2 मोल ले लेते हैं, तो ज़्यादा आपका यह 2 मोल है, यह ऑक्सीजन जो है जल्दी ख़त्म हो जाएगा, तो जो ख़त्म हो जाता है वही हमारा होता है सीमांत अभिकर्मक। या यूँ समझ लीजिए, अगर हम दाल और चावल खा रहे हैं, दाल आपकी क्या होगी, ख़त्म हो गई। जब दाल आपकी ख़त्म हो गई तो चावल आप तो सूखे खाएंगे नहीं। तो एक चीज़ और उसमें होता है कि यदि उत्पाद की मात्रा सीमांत अभिकर्मक पर निर्भर करती है, उत्पादों की मात्रा सीमांत अभिकर्मक पर निर्भर करती है, क्योंकि सीमांत अभिकर्मक के समाप्त होने पर अभिक्रिया रुक जाती है। अगर आपकी दाल खत्म हो गई तो आप चावल तो खाएंगे नहीं, आप वहीं पे रोक देंगे, आप वहीं पे क्या करेंगे, रोक देंगे, या दूसरा कुछ मंगाएंगे खाने के लिए, उसके साथ दोबारा लेंगे तभी ना खाएंगे उसको, या दोबारा डाल लीजिए उसमें। तो वही कहने का तात्पर्य यह है कि यदि सीमांत अभिकर्मक खत्म हो जाता है तो अभिक्रिया रुक जाती है। वही चीज़ ये भी है,
यानी अभिकारक, वह अभिकारक जो पूर्ण रूप से क्या होता है, खत्म हो जाता है, वही सीमांत अभिकर्मक कहलाता है। तो दोस्तों आज का अध्याय नंबर 3 पूरा खत्म हो गया है। इस वीडियो में अगर जो भी बातें न समझ में आई हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।